सो फाइनली सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है और इसमें हमें देखने को मिले कई सारे इमोशनल सीन्स और फाइनली जिनवू ने वो कर दिखाया जो जिसके लिए वो हंटर बना था। तो क्या कुछ हमें इस एपिसोड में देखने को मिला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे हमने जिनवू और वैरन की फाइट हुई थी, जहाँ पे जिनवू ने वैरन को बड़ी मुश्किल से हरा दिया था और जहाँ पे उसे एक रिवॉर्ड भी मिल चुका था जो था प्योरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन मोनार्क। और इस एलिमेंट मिलने के बाद जिनवू एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर सकता था। इसके बाद वो क्राफ्टिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन हम देखते हैं उसके चेहरे से आ रहा था पसीना, क्योंकि वो जिस तरीके से भी क्राफ्टिंग करता है ये डिपेंड करता है जिनवू की इंटेलेक्चुअल और उसके दिमाग माइंड कैपेबिलिटी पर। फाइनली वो इसे क्राफ्ट सक्सेसफुली कर लेता है और यहाँ पे जिनवू ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को बना लिया था। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि कैसे ये किसी भी डिसीज को ठीक कर सकता है, पर जिनवू जिसके दिमाग में अभी भी डाउट था कि क्या ये उसकी माँ को ठीक कर पाएगा। जिनवू ये सोच ही रहा होता कि तभी आयरन वहां पे उस मरे हुए ड्रैगन का सर लाकर जिनवू के सामने पटक देता है और जिनवू इसकी भी शैडो एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करता है ताकि वो इसे भी अपनी आर्मी में शामिल कर पाए। हम यहाँ देखते हैं कि लगातार हमारे जिनवू की आर्मी ताकतवर बनती जा रही है और बनेगी भी क्यों ना, क्योंकि उसे फ्यूचर में काफी बड़े दुश्मन से फाइट करना है। और फाइनली जिनवू इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके इसका नाम कैसल रखता है और ये एक ड्रैगन होता है। जिनवू ने यहाँ पे एलिक्सर ऑफ लाइफ को तो बना लिया था, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी जाकर इसे यूज करना था। अब उसे जल्द से जल्द अपनी माँ के पास जाना था। हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता कि कैसे यहाँ पे जिनवू को एक और स्किल मिली है बैरन को हराने के बाद, जो थी शैडो एक्सचेंज। शैडो एक्सचेंज स्किल काफी इंटरेस्टिंग सी स्किल होती है। इसके जरिए जिनवू कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। दरअसल जहाँ पे भी उसका कोई शैडो आर्मी सोल्जर होगा वो उसकी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन इस पावर की एक लिमिट है कि जिनवू केवल इसका एक बार यूज कर सकता है और फिर वह 3 घंटे तक इसका यूज नहीं कर पाएगा। फिर अगला यूज इसे 3 घंटे बाद ही करना होगा। अब जिनवू को जल्द से जल्द अपनी माँ के पास जाना था, तभी वो एजल को देखता है और एजल को कहता है कि यार एजल तुम्हें अकेले ही अपने घर जाना होगा, अगर हमारी किस्मत में रहा तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर एजल जो कि शायद जिनवू को कुछ कहना चाह रही थी अपने दिल की बात, पर इससे पहले कि वह जिनवू को कुछ कह पाती जिनवू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देखते हैं फाइनली जिनवू बाहर दुनिया में आ चुका था, जहाँ पे उसे वापस से अपनी माँ के पास जाना था, तो वहाँ पे वो कैजल का यूज करता है, उस पे सवार होकर अपनी माँ के पास चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं मिस्टर गो और जिनचुल को, जो कि आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि आखिर वह जीजू आइलैंड में आंट से कैसे फाइट करेंगे। ये लोग बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर ये हंटर्स की पावर का यूज करेंगे। ये लोग आपस में उसी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि हमने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था। ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये लोग सबसे पहले बाकी के आंट्स को क्वीन से अलग करेंगे और फिर क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे। साथ ही ये लोग बात करते हैं कि कैसे ये चींटी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक तरीके का नेटवर्क का काम करती हैं। बेसिकली इनका एसेंशियल कम्युनिकेशन ये पूरी टेक्निक होती है, जहां पर ये लोग प्लान बनाती है कि ये अलग तरीके की वेव्स को छोड़ेंगे जिससे कि जो चींटियों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो जैम हो जाए, यानी कि जो आंट चींटी है जो इनकी रानी क्वीन है उन्हें अपने सैनिकों से कोई भी सिग्नल ना मिल पाए, आंट आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए और कम्युनिकेशन ना होने के कारण ये लोग चींटी को रानी को मार देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जिनचुल डाउट करता है कि क्या उनका ये जो वेब वाली टेक्निक है वो काम कर पाएगी या फिर ये उन्हीं के कम्युनिकेशन को बिगाड़ पाएंगे या नहीं। अब यहाँ पे मिस्टर गो ये बात बताते कि कैसे ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि मैं यहाँ पर अनईजी फील नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले भी वो 3 रेड में शामिल हो चुके हैं, तो जैसा कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा इन्होंने काफी अच्छे से इस प्लान को तैयार किया है इस 4th रेड को। लेकिन अगर किसी तरीके से ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो इन्होंने रिट्रीट का प्लान भी तैयार करके रखा हुआ है ताकि ये लोग जीजू आइलैंड से जिंदा वापस आ सके। यहाँ पे मिस्टर को जिनचुल से भी ये सवाल करते हैं कि क्या उन्होंने सान जिनवू से कांटेक्ट किया कि वो भी इस रेड में आए। यहाँ पे जिनचुल बताता है कि हाँ उन्होंने इससे कांटेक्ट किया और वो भी इसमें आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं मिन और बेक को, ये दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं जो लोग यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आए हुए थे। अब यहाँ पर बेक जो कि मिन को देखते हुए बताता है कि कैसे ये एस रैंक का हीलर है मिन बेक यू। ये एक ऐसा हीलर है, यानी कि एक ऐसा हंटर है जिसने काफी कम समय में रिटायरमेंट ले लिया। मिन हंटरों में से एक ऐसा अनोखा केस है जिसने काफी कम समय में रिटायरमेंट ले लिया। बाकी के हंटर जो कि इंजर्ड होते हैं या फिर उम्र होने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मिन ने सबसे पहले रिटायरमेंट ले लिया। फिर इसके बाद ये लोग जेजो आइलैंड पर होने वाली 4th रेड के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर मिन बेक से सवाल करता है कि क्या तुम भी उस आइलैंड में जाने वाले हो, तुमने सुना है ना उस आइलैंड में क्या कुछ हुआ था। मिन वहाँ पर उसे एक हंटर की भी याद दिलाता है जिसकी मौत जेजो आइलैंड में हो चुकी थी। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें उस हंटर के बारे में याद है, जहाँ पर बेक कहता है कि हाँ उसे उसके बारे में याद है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक में जहाँ पर ये दोनों और वो एक बंदा जिसकी लोग बात कर रहे हैं वो लोग एंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, लेकिन उनका वो वाला दोस्त वहाँ पे मारा जाता है और केवल ये दोनों बचकर वहाँ से निकलते हैं। अब मैंने यहाँ पर बेक के साथ पुरानी बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर बेक बताता है कि यही एक रीजन है जिसके कारण वो रेड में जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एंट मॉन्स्टर उस आइलैंड से बाहर निकलकर अगर सिटी में आएंगे तो लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा उसे यहाँ पे फाइट करनी पड़े, इससे अच्छा वो वहाँ पे जाकर एंट से फाइट करे। अब उसकी बात सुनकर बेक को यहाँ पे मिन्यू कहता है कि अगर तुम चाहते हो वहाँ पे जाने का तुम जाओ, अगर तुम मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने आए हो कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। जहाँ पर बेक उसे जवाब देता है कि नहीं वो उसे यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए नहीं
आया, बल्कि वो उसे यहाँ पर आखिरी गुड बाय करने के लिए आया है। क्या पता वो वापस लौटे या नहीं। फिर इसके बाद हमें मिन के बारे में बताया जाता है कि कैसे ये एक एस रैंक का हीलर है और इसे खून खराबा पसंद नहीं है, इसलिए ये सिविल सर्विसेज की जॉब में अप्लाई कर रहा है ताकि ये लोग नॉर्मल सी लाइफ जी सके। देखो मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये मूवमेंट है जो फ्यूचर में काफी ज्यादा रिलेटेबल होगा, तो इस सिनारियो को जरूर देखना, इसे जरूर अपने दिमाग में याद रखना। ये जो कन्वर्सेशन थी काफी बड़ा इमोशनल सीन फ्यूचर में क्रिएट करेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को, जो फाइनली हॉस्पिटल में जा चुका था और उसके सामने थी उसकी माँ, जहाँ पे वो अपनी माँ की गर्दन में उसी निशान को देखता है जिसके बाद वो बीमार पड़ी थी। जहाँ पे वो पुरानी चीजें याद करता है कि कैसे उसकी माँ को ये निशान मिला था, जहाँ पे वो अपने बारे में नहीं सोचती बल्कि जिन्वू से पूछती है कि क्या वो ठीक है। और इसमें हमें कई सारे इमोशनल सीन दिखाए जाते हैं। और गाइस ये मूवमेंट अगर तुम मानवा में देखते तो तुम्हें उतना इमोशनल नहीं लगता, लेकिन एनिमेशन में इन्होंने काफी अच्छे से इसे रिप्रेजेंट किया है। हालांकि जिन्वू को यहाँ पे डाउट था, लेकिन उसने अपनी माँ के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ ला लिया था और अब वो उन्हें उठाकर उसे पिला देता है और उनके पीते ही हमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो निशान था वो मिट जाता है और उनकी माँ की अपीयरेंस अचानक से बदलने लगती है। गाइस बेकर ने जिस तरीके से इस मूवमेंट को प्रेजेंट किया है वो काफी ज्यादा स्लो था, यानी कि इस तरीके से कि हम उसमें कनेक्ट कर पाए हर एक सेकंड, हर एक मूवमेंट। जिन्वू जो कि प्रे कर रहा था कि उसकी माँ उड़ जाए, जिसके लिए उसने ये सब किया, जो कि उसकी लाइफ का मोटिव है, क्या वो उठ पाएंगी या नहीं, ये एलिक्सर ऑफ लाइफ वर्क करेगा या नहीं, उसके सारे इमोशन हमें काफी अच्छे से फील कराए जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्हा, जिसे अचानक से कुछ फील होता है, फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना उसे अपनी माँ से मिलना चाहिए और फिर वो वहां से अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। और इसके बाद फाइनली वो सीन आता है जो काफी बड़ा होलसम मूवमेंट था और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिन्वू की मॉम जाग चुकी थी और वे पूरी तरीके से ठीक थी। और भाई साहब एनिमेटर ने क्या खतरनाक तरीके से इस मूवमेंट को एनिमेट किया है। हमें दिखाया जाता है कैसे जिन्वू की मॉम जाग जाती है और उससे पूछती है कि हाँ तुम जिन्वू हो ना, कितने ज्यादा बदल चुके हो। उससे सवाल पूछती है कि वो कितने टाइम से यहाँ पे सोई हुई है, जहाँ पे जिन्वू ने बताता है कि 4 सालों से। फिर वो उससे जिन्वा के बारे में भी पूछती है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि कैसे वो ठीक है। अब यहाँ पे जिन्वू की मॉम जिन्वू से कहती कि फाइनली तुमने अपने वादे को निभाया और जिन्हा का ख्याल रखा और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि तुमने काफी टफ टाइम को गुजारा होगा। और ये बात को सुनकर जिन्वू लिटरली रोने लगता है। भाई साहब इस सीन की मैं क्या ही तारीफ करूं। मैं बात करूं इमोशन की, एनिमेशन की, या फिर जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, माइंड ब्लोइंग तरीका था। कह सकते हैं हर एक सेकंड, हर एक सिनारियो को तुम फील कर पाते हो कि जिन्वू का रोना, उसके अंदर की पूरी बाहर निकलती है जो उसके अंदर भरा हुआ है, बंदा खुल के रोता है एकदम। फाइनली जिन्वू की मॉम जाग चुकी थी और इस बारे में जब जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बीमारी जिन्वू की मॉम की थी उनका इलाज इम्पॉसिबल था। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्वू को, जो फाइनली हॉस्पिटल आ चुकी थी और वो अपनी माँ से मिलती है, जिसे देखकर वो भी फूट फूट कर रोती है। और इसे देखकर फाइनली जिन्वू खुश होता है, क्योंकि जो उस भी एफर्ट उसने लगाए थे अपनी मॉम को उठाने के लिए, ठीक करने के लिए, वो वर्थ इट था और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो चुका था। फिर इसके बाद शिफ्ट होता हुआ दिखता है मिस्टर गो को, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जहाँ पे वो सबको बताते हैं कि कैसे जो आइलैंड्स हैं उसमें काफी बड़ी बड़ी आंट मॉन्स्टर आ रहे हैं जो कि उड़ सकती हैं और सिटी को तबाह कर रहे हैं। और ये सारी घटना घटित हो रही है जेजो आइलैंड के बीस्ट मॉन्स्टर के कारण। तो अब उन्हें उनका सामना करना होगा और पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करते हैं जेजो आइलैंड की 4th रेड को। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्वू के घर के सीन को, जहाँ पर जिन्वू, उसकी सिस्टर और उसकी माँ मिलकर अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे, जहाँ पर जिन्वू मनी मन में कुछ ख्यालों को सोच रहा था, जहाँ पर बस वो ये अपने मन में फील कर रहा था कि कैसे उसे नॉर्मल सी लाइफ जीनी थी, लेकिन अब वो एक काफी बड़ा हंटर बन चुका है। वही हम देखते हैं जिन्वू की मॉम को, जो कि अपने हाथ में अपनी पुरानी पिक्चर को उठाती हैं, जहाँ पे वो जिन्वू को बताती हैं कि कैसे उसके पिता जो फायर फाइटर थे, जिसे देखकर उन्होंने उन्हें पसंद किया था, उन्हें ये पसंद था कि कैसे उनके पति यानी कि जिन्वू के पिता लोगों की हेल्प करते हैं। वही हमें दिखाया जाता है जिन्हा को, जो कि उनसे बताती है कैसे उसे भी डॉक्टर बनना था और वो उसके लिए ट्राई भी कर रही है। और भाई साहब इसके बाद दिखाया जाता है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है और वो है थॉमस एंड्रे। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि थॉमस एंड्रे अमेरिका का एस रैंक का हंटर है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मिस्टर गो के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये उनसे मिलने के लिए आया हुआ था। थॉमस एंड्रे अपने आप में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कैसे उसके पास नेशनल लेवल की मिलिट्री पावर है। और भाई साहब इसकी और जिन्वू की जो फाइट होती है, देखो मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये एक बंदा काफी अच्छा कैरेक्टर है तो तुम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इससे कई सारे सीन अगर वो शायद जैसे मांगा में वैसे ही दिखाएं तो काफी अच्छे फाइटिंग सीन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर गो को, जो कि जिन्वू से बात कर रहे थे, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि कैसे उन्हें उसकी हेल्प की जरूरत है, उन्हें उसकी पावर की जरूरत है जेजो आइलैंड में रेड के लिए। अब यहाँ पर जिन्वू मिस्टर गो को जवाब दे पाता कि तभी उसे कुछ अलग सा वेव, अलग सा ऑरा फील होता है जो कि बाहर से आ रहा था और ये सारी वेव्स और ऑरा आ रहा था प्रैक्टिस रूम से। अब मिस्टर को यहाँ पर जिन्वू कहते हैं कि चलो बाहर चलकर मिलते हैं नए हंटर्स से जो कि बाहर कंट्री से जेजो आइलैंड में रेड के लिए आए हुए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दो टीम को, एक तरफ थी कोरिया के हंटर्स की टीम यानी कि नाइट गर्ल्स की टीम और दूसरी तरफ थी जापान के हंटर्स की टीम, जिनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा एस रैंक के हंटर्स हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एक तरफ थी कोरिया की
टीम और एक तरफ थी जापान की टीम, और फिर इनके बीच होता है एक फ्रेंडली मैच जहां पे ये दोनों हंटर्स की टीम आपस में फाइट करती। फिर यहाँ पर एक इस गेम के लिए कई सारे रूल को ऐड करता है, जहाँ पे वो बताता है कि कैसे इस फाइट में केवल कॉम्बैक्ट हंटर ही फाइट करेंगे। देखो अगर कोई फ्लोर पे गिर जाता है तो वो आउट हो जाएगा, या फिर किसी ने किसी की बैक को पकड़ लिया तो भी वो आउट हो जाएगा। यहाँ तक कि ये लोग आपस में एक एक करके नहीं बल्कि एकदम टीम की तरह आपस में झुंड की तरह फाइट करेंगे। हमें कोरिया की तरफ से दिखाया जाता है हंटर चा, हंटर ली को, हंटर वेक को और हंटर मा को, जो कि अपनी टीम को लीड करते हुए अपनी तरफ से फाइट कर रहे थे। वहीं जापान की तरफ से तवाका, कोमेतो, होशिनो तनाका हंटर्स फाइट करते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है इनके बीच फाइट। अब इससे पहले की फाइट हो पाती, इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। सो फाइनली इस एपिसोड में हमें कई सारे इमोशनल सीन देखने को मिले, जहाँ पे जिनवू की मॉम अब ठीक हो चुकी है, और फाइनली जिनवू जो चाहता था, जो उसका सबसे बड़ा मिशन था अपनी माँ को ठीक करना, बंदा ये कर चुका है। और तो और हमें दिखाया गया थॉमस एंड्रे को, और फिर हमें दिखाया जाएगा कि कैसे जीजो आइलैंड में, और हमने इसमें देखा जापान और कोरिया की टीम को जो कि आपस में फाइट करने वाली है। अब इन दोनों की फाइट का क्या कंक्लूजन होगा ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। वीडियो चलो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या तुम मेरी तरह सोलो लेबलिंग को पसंद करते हो या इंटरेस्टेड हो इसको लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कि तुम्हें क्या लगता है जापान की टीम जीतेगी या कोरिया की टीम, और कौन सी टीम ज्यादा ताकतवर है। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, और क्या ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया था ये भी जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।